Good morning students. This is my first lecture on complex analysis semester 1. हमने कॉम्प्लेक्स को कई बार स्टडी किया है. कॉम्प्लेक्स को हम आई थिंक 11th-12th से करते आ रहे हैं, जिसमें इमेजिनरी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. इसका प्लेन भी स्टडी करने का अलग होता है. नॉर्मली वी हैव एक्स वाई जेड प्लेन एंड बट द कॉम्प्लेक्स इज़ डिफाइंड ऑन आर्गन प्लेन. Then we study the properties of complex numbers, modulus, polar form, quadratic form, and solution of complex equations by quadratics. हमने इतना किया इसको. देन आफ्टर हमने ग्रेजुएशन में इसको जो स्टडी किया, हमने रेजिड्यूज़ निकाले, कॉशीज़ थ्योरम पढ़ी, थोड़ा बहुत हमने कॉशी रीमान इक्वेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनालिटिक फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स, हमने इतना किया है. इतने से हम अवेयर हैं. बट नाउ वी गो द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. दैन एज द नेम प्रोनाउंस, हमने इसका डिटेल स्टडी करना है. एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या क्या हमारे रिजल्ट्स हैं, क्या हमारी रिसर्च है, क्या हमारे एनालिसिस हैं, उनको हमें प्रूव करना है बाय मींस ऑफ थ्योरम्स. कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है, थ्योरम्स भी हैं, ठीक है. जिसमें जो हमारा जहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ये तो बेसिक्स की PDF मैं आपको शेयर करूँगी. बट वी स्टार्ट फर्स्ट की इंटेग्रल जब हम लेते हैं, इक्वेलेंस बिटवीन, जैसा मेरा आप स्लाइड देख रहे हो, इक्वेलेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड रियल लाइन इंटेग्रल्स. अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, सपोज फंक्शन कॉम्प्लेक्स का डिफाइन है z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, तो आपने इसका अगर इंटेग्रल करना है तो आप क्या लेते हो, जो लिमिट्स होती हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं. एंड द क्लोज कंटूर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि बीच का रास्ता कितना है. जैसे आप यहाँ से आप अपने कॉलेज तक आए, हमें बीच के पाथ का नहीं पता, आप बाईपास से आए या आप मेन रोड से आए, फ्रॉम वेयर एनीवेयर, बट वी, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आपका एंड पॉइंट क्या था. वी जस्ट कंसिडर 2 रीजन्स. इसकी हर थ्योरम में ऐसा ही होगा, इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट, वट एवर द पाथ इज़. पाथ में कर्व हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी वेरी करेंगी, बट वी वर्क ऑन ओनली द एंड पॉइंट्स, ठीक है. तो इस तरह से इसका इंटेग्रल होगा. आप इस स्लाइड में देखिए, a to b जाएगा. dx आयोटा वाली टर्म का हमने सेपरेट कर दिया. द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल इज़ इक्वलेंट टू 2 रियल लाइन इंटेग्रल्स ऑन c. तो हमने इसको 2 अलग अलग इंटेग्रल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो ये रियल पर आ गए. है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, बट उसका इंटीग्रेशन रियल लाइन पे हो रहा है इन 2 सेपरेट रीजन्स. यहाँ पर अभी आज तक क्या था, हम सोचते थे कि कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है. बट अभी क्या है, जो मैथमेटिकल टर्म है, इसको जो कॉम्प्लेक्स को हम एनालिसिस करेंगे, कि वो रीजनल उसका डिफरेंस हो गया है. रियल लाइन पे उसके रीजन्स अलग हो गए हैं. इमेजिनरी अलग जगह लाई करेगा, वो अलग जगह लाई करेगा. अभी नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप. इसमें क्या है, रिव्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इवोल्यूशन. हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. देखिए, ये तो स्लाइड्स में मैंने मैक्सिमम मैं ट्राई किया है कि डायग्राम्स और इंटीग्रल्स को अच्छे से मेंशन किया है, बट फिर भी इसकी जो PDF नोट्स हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है. एंड लाइव क्लासेस तो हमारी रहेंगी. ए लाइन इंटीग्रल रिटन एज, देखो हमने इसको सेपरेटली लिखा. शॉर्ट हैंड फॉर, हम इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से, अभी मैंने एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, देखो T0 टू Tn. बीच में कर्व का पाथ जो भी रहता हो, बट जो मैंने इसका जो एंड पॉइंट्स हैं वही कंसिडर किए हैं. मैंने एक एग्जांपल दिया है इसमें, पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, एंड द पार्ट C गोज़ काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल. ये सर्कल पे जा रहा है. देखो आगे मैंने सेकंड एक और एग्जांपल दिया. आप इन दोनों, इसमें भी मैंने एंड पॉइंट्स लिए हैं T टू -a, और दूसरे में मैंने -a टू T. तो ये ऑलवेज जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो भी हमने करना है, इसमें लाइन इंटीग्रल का एवोल्यूशन जो होता है, उसका रिव्यू ये रहता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स. उसके मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको. अभी मैं नेक्स्ट जा रही हूँ स्लाइड पे. लाइन इंटीग्रल एग्जांपल्स देखिए, मैंने आगे इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं आपको. इवैल्यूट i इज इक्वल्स टू 1/z dz c, वेयर x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा. ऑल्दो इट इज़ ईजियर टू यूज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स, सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल. हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, मैंने इसको डायरेक्टली किया है ताकि हम दोनों मेथड्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें
कि दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, रेड कलर डिनोट्स फंक्शनल डिपेंडेंस। मैंने देखो इसको इसलिए कलरफुल स्लाइड्स लिए हैं कि आपको इसका डिफरेंस पता लग जाए, पॉइंट्स इसलिए लिए हैं। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट टू कंसिडर इन द डायग्राम्स। बाकी आपको नोट्स में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसमें भी मैं पूरी कोशिश की है मैंने। लाइन इंटीग्रल एग्जांपल, अब उसी क्वेश्चन को मैंने देखो पोलर कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व किया। ये हमें इजी तो ज़रूर लगता है पोलर कोऑर्डिनेट से, लेकिन अब इजी टास्क तो हमने ग्रेजुएशन तक किया, अभी हमें क्या है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का करना है, तो वी यूज़ द डायरेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ हम इसका इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इंटीग्रल एग्जांपल मैंने कंटिन्यू किया है, आगे मैंने इसकी लिमिट लगाई है। देखो सर्कल कहाँ था, हाफ सेमी सर्कल है, तो इसकी मैंने लिमिट 0 to π/2 और बीच का जो हमारा परपेंडिकुलर लिया हुआ मैंने, देखो इसको आप अच्छे से देखो, थोड़ा स्लाइड को बड़ा कर दिया मैंने, आप चेक करो। पॉइंट मैंने z वहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट टर्म में लिमिट अलग है, सेकंड टर्म में लिमिट अलग है, और क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ये टर्म है। नेक्स्ट देखिए लाइन इंटीग्रल एग्जांपल, अभी मैंने दोनों I1 I2 को ऐड किया और देखो तो हमारा रिज़ल्ट आया 2π/। तो 2π/, हमारा स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। हम चाहे इसके रेजिड्यू निकालेंगे, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम करेंगे। अभी ये सारा ओवरव्यू है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 यूनिट्स हमारे हैं, ये सारा कंटिन्यूड चलेगा। देखो ये जो टॉपिक है, अभी चाहे 4th यूनिट में पहुंच जाएं हम, वहाँ पर हमने रेजिड्यू पढ़ने हैं, पावर सीरीज़ पढ़नी है, बट मेथड हमने यही अप्लाई करना है। इसमें ऐसा नहीं है हर सेक्शन कनेक्टेड है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट यूनिट नहीं करूँ सेकंड मेरे को आ जाएगी, नहीं आएगी। ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सारा मेथड जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा वही एंड तक रहेगा। नेक्स्ट देखिए लाइन इंटीग्रल के मैंने फर्दर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। दिस इज़ यूज़फुल रिजल्ट, इट इज़ यूज टू प्रूव। देखो नेक्स्ट में मैंने बता ही दिया रेजिड्यू थ्योरम, जो कि रेजिड्यू थ्योरम हमारा यूनिट 4 में है। यूनिट 4 में जब हम रेजिड्यू का क्वेश्चन आएगा, हम ये रिज़ल्ट डायरेक्ट यूज़ करेंगे। उस टाइम हमें पूरा फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अभी तो जैसे नया स्टार्ट किया, इसको यूज़ टू हो जाएंगे ना करने का, तो हमें बहुत से रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। जैसे कभी हम डेरिवेटिव्स करते थे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी, साइन का डेरिवेटिव कॉस निकालते थे, लैप्लास इसी तरह से स्टार्ट किए थे बेसिक मेथड से। बाद में क्या हुआ, हमें कुछ जो बेसिक 15-20 फॉर्मूले होते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, वो याद ही हो जाते हैं। सेम लाइक देयर कि जब तक हम रेजिड्यू थ्योरम तक पहुँचेंगे, इनको बार बार यूज़ करके ये हमें याद हो जाएंगे, वही रिज़ल्ट हमें एज इट इज़ यूज़ करने हैं। नेक्स्ट देखिए कॉशीज़ थ्योरम। कॉशीज़ थ्योरम जो है हमारा बैकबोन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसके जितने भी सिंपली कनेक्टेड रीजन है, मल्टी कनेक्टेड रीजन है, ऑल डिपेंड्स, सारा जो काम होता है हमारा कॉशीज़ थ्योरम। हम आप देखोगे कि हर थ्योरम में लास्ट में क्या है, ऊपर हमने पूरे 2 पेज का काम किया, बट लास्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉशीज़ थ्योरम रिजल्ट इज़ दिस। सारे रिजल्ट्स जो हमारे आएंगे कॉशीज़ थ्योरम से आएंगे। कॉशी थ्योरम क्या कहती है, ए सिंपली कनेक्टेड रीजन मीन्स दैट देयर आर नो होल्स इन द रीजन, एनी क्लोज पाथ कैन बी श्रंक डाउन टू 0 साइज। वो 0 साइज़ पे सिंपली कनेक्टेड, पहले तो क्या होता है कि जो अपने इनर नेबरहुड पे भी 0 होता है। देयर इज़ नो होल्स मतलब उसमें कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलैरिटी क्या होती है, एरर, सम हर्डल। आपको ये कहें कि आपके रास्ते में हर्डल है, आप चल रहे हो, कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए, तो यहाँ पे कोई हर्डल नहीं होता, तो यू कैन श्रंक दैम टू ए सिंगल पॉइंट दैट इज़ 0। तो ये विद इन सम रूल्स होता है। ये रूल्स होता है कि फंक्शन को सिंपली कनेक्टेड होना ज़रूरी है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कॉशीज़ थ्योरम। हम इसका प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ ऑफ कॉशीज़ थ्योरम मैंने दिया है। फर्स्ट वी नोट दैट इफ़ एफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, देन एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इसमें हमने स्टोक्स थ्योरम यूज़ करनी है। स्टोक्स थ्योरम कब की थी, 11th में फिज़िक्स में की, 12th में मैथमेटिक्स में आई, पार्ट सी था वेक्टर कैलकुलस में। देन ग्रेजुएशन में पूरा पेपर आया वेक्टर कैलकुलस का, उसमें हमने स्टोक्स थ्योरम की। फिर से बीएससी सेकेंड ईयर में फ़िज़िक्स अगर जिसने पढ़ी है, फ़िज़िक्स में फिर से एक स्टोक्स थ्योरम का पूरा चैप्टर था। लेकिन इसके बाद भी आज भी किसी को स्टेटमेंट याद नहीं होती। मैंने फ़र्स्ट ईयर में भी हमने बहुत से ऐसे पेपर करे हैं जिसमें ये नहीं याद होती, बार बार यूज़ होती है। तो वही स्टोक्स थ्योरम हमने लेनी है। सिंपली कनेक्टेड रीजन है, सी हमारा क्लोज कर्व है, 2D के वेक्टर्स ले लिए, एक्स और वाई, जेड प्लेन हमने नहीं लिया है, एफ जेड डी जेड, ए डी आर आयोटा बी डी आर। स्टोक्स थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई किया। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है,
सिंपल लाइन इंटीग्रल्स को कर्ल में कन्वर्ट करती है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। और कर्ल आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट लेके निकालते हैं आई जेड के। मैंने सारा डिटेल में इसको सॉल्व किया, देखो आप इसको सॉल्व करके देखोगे ये रिज़ल्ट बिल्कुल यही आएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व इट इन पीपीटीज़। इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो ब्लू किए हुए हैं वो पूरा उसकी कहाँ कहाँ पर कौशी रीमान कंटिन्यू किया है, सीआर कंटिन्यू किया है, और लास्ट में हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। वैसे तो ये डायरेक्ट है, बट हमने इसको प्रूफ तो करके दिखाना ही है। आपने ये रिज़ल्ट बहुत बार वैसे भी पढ़ा हुआ है। कॉशियस प्रूफ ऑफ कॉशियस थ्योरम, सम कमेंट्स, कुछ रिमार्क्स दिए मैंने। द प्रूफ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम रिक्वायर्स दैट यू एक्स वाई वी एक्स वाई हैव कॉन्टीन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सी बी स्मूथ। अगर ये सी स्मूथ होता है, कॉन्टीन्यूस कर्व है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे प्रूफ करने में। द गॉर्सेट प्रूफ रिमूव्स दीज रिस्ट्रिक्शंस। अब कॉशी का एक अनदर फॉर्म है जिसको हम नाम देते हैं कॉशीज गॉर्सेट थ्योरम। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ये लगा लो कि फर्स्ट सेक्शन में से कॉशी गॉर्सेट थ्योरम का क्वेश्चन 100% आता है, और कोई क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है ज़्यादा। और गॉर्सेट थ्योरम ये है जिसमें पूरा फर्स्ट सेक्शन यूज़ हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट, पॉइजन्स इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन, सारे इसमें यूज़ हो जाते हैं। हैज़ द थ्योरम इज़ ऑफन कॉल्ड कॉशीज गॉर्सेट थ्योरम। इसमें क्या है, जो कॉशी की रिस्ट्रिक्शंस है ना कि वो कंटिन्यू होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, वो रिमूव हो जाती हैं। अगर वो नहीं भी है ना, तब भी हम उस रिज़ल्ट को प्रूव कर सकते हैं। सो अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर में इतना ही है। मैं सेकंड इसका कंटिन्यू करूँगी बिकॉज़ ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मिनट्स का हो चुका है। तो थैंक यू, आप इसको पढ़ोगे।